हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा लेक्चर नंबर ये हो जाता है हमारा 3। लेक्चर नंबर 3 को हम कवर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर हमारा यहाँ पर आ जाता है 3। थर्ड लेक्चर को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए, अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम देख रहे हैं प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में देखने वाले। ब्राह्मणेतर और लौकिक साहित्य को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ब्राह्मणेतर साहित्य कौन कौन से होते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य मतलब कौन से, बौद्ध तथा जैन। बौद्ध तथा जैन साहित्य जो है वो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ब्राह्मणेतर साहित्य के रूप में कहलाते हैं, ठीक है। यदि ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे साहित्य आते हैं कौन से, बौद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण क्या की गई है, रचनाएं की गई है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन, इसमें भी सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन रचना हमको दिखाई देती है कौन सी, त्रिपिटक। कौन सी रचना है, त्रिपिटक जो है। त्रिपिटक ये क्या है, ये बौद्ध साहित्य का ही एक भाग है। बौद्ध साहित्य का ही एक भाग है जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में सबसे पहले कौन सा आता है, सुत्त पिटक। पहला आ जाता है सुत्त पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक। दूसरा पिटक है कौन सा, विनय पिटक, ठीक है। और अब अगला आ जाता है अभिधम्य पिटक। ये 3 प्रमुख पिटक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन्हें ही तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों के बारे में बताया गया है। धार्मिक विचार, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों के बारे में सभी तरीके की बातें की गई है। और यदि हम बोले तो उनके वचनों को लेखबद्ध करा है। उनके वचनों को जहां लेखबद्ध करा गया है वही क्या हो जाते हैं, हमारे सुत्त पिटक के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के नाम से इसे जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, सुत्त पिटक को यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही बौद्ध धर्म के सभी जानकारी मिलती है। क्योंकि बुद्ध के जितने भी वचन हैं उन्हें इसी के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आ जाता है विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक के बारे में बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है, नियम दिए हुए, किसके, बौद्ध धर्म के नियमों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। जितने भी नियम है, नियम कायदे कानून जो मानने होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत दिए गए हैं, इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। तो नियमों को अंतर्गत किसके दिया है कि हम देखो यहाँ पर निय आ रहा है तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पर नियम दिए हुए हैं किसमें, विनय पिटक में, ठीक है। और जिससे ही क्या कहा जाता है कि बौद्ध इसका पालन करेंगे। बौद्ध जो होंगे वो इसका पालन करेंगे और इसे ही इसके ही अनुसार चलेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक आ जाता है, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, बौद्ध दर्शन ये बौद्ध दर्शन के बारे में बताता है ना। मतलब इसके अंतर्गत क्या है, जितने भी विचार दिए गए बौद्ध में अभी तक, है ना। तो मतलब ये है दर्शन का भाग, दर्शन शास्त्र का भाग है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से समझाया गया है किसके अंदर, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। मतलब इनके धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं इन्हें ही इसी के अंतर्गत समझाया गया है। उसके अलावा आ जाते जातक। जातक क्या हो जाता है, ये क्या है, ये काल्पनिक कथाएं हैं किसकी, बुद्ध के
जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। बुद्ध के जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं जो सुनाई जाती है ना, वो किसके अंतर्गत आती है? जातक। तो उनको बोला जाता है जातक कथाएं। आप याद रखिएगा, जातक कथाएं, जैसे बहुत सारे वीडियोज आते हैं जातक कथाओं के, तो आप याद रखें कि जातक कथाएं क्या होती है और किस प्रकार से उन्हें देखा जाता है। ठीक है, अब जातक की बात करें तो ये जितने भी जातक है ना, जितने भी जातक है, ये सभी गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे गए। जितने भी जातक है, वो जितनी भी कथाएं लिखी गई है, गद्य पद्य दोनों में ही लिखी गई है, और इनकी पूरी संख्या मानी जाती है 550। इनकी संख्या मानी जा रही है कितनी? 550 मानी जाती है। ठीक है, अब जितने भी बौद्ध साहित्य लिखे गए, बौद्ध साहित्यों की हमारी जो भाषा कहलाती है, जितनी भी अभी तक बौद्ध साहित्य लिखे गए, उनकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा। कौन सी भाषा है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है ना। कौन सी भाषा में लिए गए हैं? पाली भाषा से ये लिए गए हैं। पाली भाषा में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा भी हम यहाँ पर और भी बात करें, है ना, जिसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन अभी के वर्तमान प्री में आया हुआ था, प्री 2023 में, है ना। प्री 2023 का क्वेश्चन यहीं से एक उठा था, जो मैं आपको बताता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे जातकों के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, जातक क्या हो जाती है? कथाएं हो जाती है। तो बुद्ध घोष ने, है ना, अपने समय पर एक कथा लिखी, है ना, एक ग्रंथ का निर्माण करा, जिसे क्या कहा जाता है? विशुद्ध मग्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये किस शाखा से संबंधित है? बौद्ध की शाखा है हीनयान और महायान। तो ये किससे संबंधित है? हीनयान से, हीनयान शाखा से ये संबंधित है। ये यहां से क्वेश्चन प्री 2023 में पूछा गया है ना। एक क्वेश्चन बता देता हूं, है ना। हीनयान से ही एक और चीज संबंधित है, आर्य मंजुश्री, है ना। ये प्री 2023 का क्वेश्चन है। आर्य मंजुषी मूल कल्प किससे संबंधित है? वो भी हीनयान से ही संबंधित यहां पर आ जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए वो पाली भाषा में, ये भी किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में ही लिखा गया हमारा ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों की रचना। उसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है वो मौर्य काल की सामाजिक, है ना, धार्मिक दशा को जानने का, है ना, बहुत अच्छा स्रोत है ना। ये याद रखिएगा, है ना। बौद्ध ग्रंथ जो है वो मौर्य काल को दर्शाते हैं। मौर्य काल में इनकी रचनाएं की गई थी, ये भी पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, फिर उसके अलावा नागसेन द्वारा कृत कौन सा? मिलिंद पन्हो, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्हो की रचना किसने करी? नागसेन ने करी। ठीक है, इसमें बताया गया यूनानी राजा जो था, है ना, यूनानी राजा कौन था? मिनांडर। यूनानी राजा जो है मिनांडर, उनकी वार्ता का वृत्तांत बताया गया है। किसके साथ में वृत्तांत हुआ था? बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ में यहाँ पर यात्रा वृत्तांत उनका बताया गया है, और वार्तालाप इनके यहाँ पर इसके बारे में बताई गई है। किसके साथ में? नागसेन द्वारा जो मिलिंद पन्हो लिखी गई है, उसमें मिनांडर की वार्ता बताई है। किसके साथ में? नागसेन के साथ में बताई गई है। ये महत्वपूर्ण है ना, नागसेन के द्वारा लिखी गई मिलिंद पन्हो। अगले चीज के बारे में बताते हैं, दिव्यवदान। ये भी उस समय का एक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा हुआ है ना, जिसमें हमें उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है ना। दिव्यवदान से की भी क्या पता चलता है ना, उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। उसके अलावा मैंने जो आपको ऊपर बताया आर्य मंजुश्री, है ना, मूल कल्प,
आर्य मंजूषी मूल कल्प, इससे जो जानकारी मिलती है ना, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है और इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पीएससी पूछने लगा है ना, पीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आर्य मंजूषी में किसके बारे में जानकारी मिल रही है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिल रही है। उसके अलावा आ जाते हैं हम किसमें, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। प्रथम रूप से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा, है ना, उसके अलावा भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है क्योंकि यहाँ पर मतलब इसमें ही, है ना, वही आ जाएंगे हमारे बौद्ध भी आ जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद मौर्य आ जाएंगे, ठीक है। मगध आ जाएगा, मगध के बारे में भी जानकारी, ये सभी जानकारी यहाँ से हमको मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ग्रंथ जो है संस्कृत में भी लिखे गए। अभी तक के जितने भी बताए थे मैंने सब पाली भाषा में लिखे हुए, ठीक है। संस्कृत भाषा में भी लिखे गए बौद्ध ग्रंथ जो लिखा गया संस्कृत में, महावस्तु ये संस्कृत में लिखा गया, उस समय का ये संस्कृत ग्रंथ था, ठीक है। उसके बाद ललित विस्तार ये भी एक प्रकार का संस्कृत ग्रंथ है, लेकिन बुद्ध के बारे में इसमें जीवन वृत्तांत मिलता है ना, बुद्ध का जीवन वृत्तांत, है ना, बुद्ध के जीवन वृत्तांत के बारे में इसमें मिलता है। लेकिन किस भाषा में, संस्कृत भाषा के हैं ये दोनों, याद रखिएगा। इसके पहले पाली भाषा में दिव्यवेदान, नागसेन का मिलिंदपन हो, मौर्यकालीन समाज के बारे में जो बता रहे हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा संस्कृत का ही बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है, स्टार पॉइंट डबल स्टार लगाकर लिख दूंगा, प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में ही पूछा जाता है ना। अश्वघोष का रचित कौन सा है, बुद्ध चरित्र। किसका, अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरित्र, ठीक है। ये भी किसमें लिखा हुआ है, ये भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है। उसके अलावा बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के अलावा सौंदरानंद भी लिखा हुआ है। सारीपुत्र प्रकरण भी लिखा हुआ है, सारीपुत्र प्रकरण भी, ये भी ऐतिहासिक स्रोत है उस समय के, है ना। ये सब संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ है ना। महावस्तु भी लिखा हुआ है, ललित विस्तार भी संस्कृत में है, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र भी किसमें है, बुद्ध चरित्र भी संस्कृत में है, है ना, सौंदरानंद भी है, और सारीपुत्र प्रकरण भी क्या है, इसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए। उसके अलावा भी और भी है जो इन्हीं भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसमें, जैन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसमें, जैन ग्रंथ, ठीक है। अब यहाँ पर जैन ग्रंथों में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जैन ग्रंथ है, ठीक है, जैन ग्रंथ में जिन चीजों को, जैसे वहां पर त्रिपिटक महत्वपूर्ण थे, यहाँ पर आगम क्या महत्वपूर्ण होते हैं, आगम यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा यदि बात करें तो ये क्या होते हैं, द्वादश अंग कहलाते हैं, है ना। जो आगम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वादश अंग कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, उसके बाद यदि हम इसमें आगम में ही बात करें तो आगम के आगे के हिस्से आ जाते हैं क्या, आचारांग सूत्र। ये जो आचारांग सूत्र है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, जैन से संबंधित नियमावली,
है ना, जैन जो है पूरा धर्म जो है जैन धर्म, उससे संबंधित जितनी नियमावली जो दी हुई है वो किस में रही दी हुई है, आचारांग सूत्र में दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है हमारा कौन सा, भगवती सूत्र। उसके अलावा हमारा आ गया भगवती सूत्र। अब भगवती सूत्र में क्या बता हुआ है, ठीक है, जैसे वहाँ पर बुद्ध चरित्र लिखा हुआ है, फिर उसके बाद विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, वैसे भगवती सूत्र में क्या है, महावीर जैन का जीवन वृत्तांत है ना, उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने जीवन जिया, और बाकी सब जो उनका जीवन वृत्तांत है वो इसी के अंतर्गत ही शामिल किया गया है, इसी में ही पूरा जीवन वृत्तांत दिया गया है। ठीक है, जैन आगम जो लिखे गए थे, है ना, 526 ईस्वी, है ना, जैन आगम की बात करें तो 526 ईस्वी के आसपास, है ना, इनकी रचनाएं की गई थी, है ना, 326वीं ईस्वी के आसपास, या फिर आप बोले छठी शताब्दी बोलते हैं, या 326वीं ईस्वी बोलते हैं, उसके आसपास इनकी रचना की गई। ठीक है, अब जैन ग्रंथ जो हमारा जाता है कौन सा, भगवती सूत्र की बात करें, इसीलिए अलग से लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि इसी के अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद किसके अंतर्गत बताया गया है, भगवती सूत्र के अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हमारा आ जाता है कल्प सूत्र। एक ही जगह समेट कर लेके आ गया हूं मैं पूरी सभी चीजें जो आपको अलग अलग पढ़ी हुई मिलती है ना, वो सब यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र में क्या मिलता है आपको, प्रारंभिक इतिहास मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद बताए हैं, भगवती सूत्र के अंदर ही महावीर जैन के जीवन वृत्तांत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भगवती सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये चौथी शताब्दी के आसपास ये लिखा गया था। ठीक है, उसके अलावा कल्पसूत्र की जो रचना है, कल्पसूत्र की रचना के बारे में बात करें तो ये किसने करी थी, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी। ठीक है, अब जैसे हमने बौद्ध ग्रंथ की बात करी तो वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, तो ये किस भाषा में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में हमने इसे लिखा है ना, प्राकृत भाषा में हमने इसे पूरी तरीके से रचना की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज आती है, परिशिष्ट पर्व होता है ना, भद्रबाहु चरित्र भी इसमें दिया हुआ है ना, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र। इसके अलावा कौन कौन से आ जाते हैं, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है, परिशिष्ट पर्व, शिष्ट पर्व, ये भी इसी के अंतर्गत दिया हुआ है। भद्रबाहु चरित्र, ये भी सभी क्या है, जैन के ही हिस्से हैं, और सभी किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए। इसमें से कोई सा भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हमारे कौन से ग्रंथ थे, जैन। ठीक है, इसके पहले हमने देखा बौद्ध, ये हो गए हमारे कौन से, जैन के बाद हम चलते हैं, है ना, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलते हैं कौन से, लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य को क्या बोलते हैं, धर्मेत्तर साहित्य भी बोलते हैं। धर्मेत्तर साहित्य मतलब धर्म से इतर, है ना, मतलब ये किस बारे में जानकारी हमको देंगे, सामाजिक आर्थिक, उस समय की राजनीतिक और कुछ हद तक ये पूरा सब कुछ मिलाकर वहां पर धार्मिक परिप्रेक्ष्य को भी पूर्ण कर देते हैं, है ना, धार्मिक भी जानकारी वहां पर हमें प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे कौन से, लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लौकिक साहित्य में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना,
जिनको हम एक एक करके देखते हैं कि किसने कौन सा लिखा और किसने क्या उसमें बोला। सबसे पहला इसमें लौकिक साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ आ जाता है जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप सभी को पता है किसके द्वारा लिखा गया, ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। और इसे क्या बोला जाता था, पहला राजनैतिक ग्रंथ बोला जाता था, है ना। सर्वप्रथम यदि राजनीति के बारे में यदि जानकारी कहीं से मिलती है तो इसे राजनीतिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इससे किस बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से हमको मिल जाती है। मौर्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत आ जाता है हमारा अर्थशास्त्र, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मैंने आपको बोला था अंतिम रूप से मैं आपको 3 मार्कर वापस से दूंगा, है ना। तो वो 3 मार्कर आपको याद रखने मैंने पहले लेक्चर में तो दे दिए थे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा भूल गया, है ना। तो मैं 3 मार्कर आपको नोट करवाने वाला हूँ, जो आपको लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं। आप मुझे भेज सकते हैं, नंबर आपको पता ही है ना, ऐप पर भी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी मैं मेरा नंबर मेंशन करके रखता हूँ, है ना। तो उस पर आप भेज सकते हैं, मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, लेकिन मेंशन करें कि आप इसको पूरा पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, ये आपके लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ना, अर्थशास्त्र हो गया। नेक्स्ट आ जाती मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास ग्रंथ लिखे हुए हैं, है ना। कथा सरित सागर किसने लिख दिया, सोमदेव ने लिखा। किसने लिखा, सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर। इसको हटा लेते, फिर से लिख देते हैं सोमदेव द्वारा कृत कथा सरित सागर। ठीक है, उसके बाद लिखा वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी, क्योंकि यहां से ये इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि प्री में यहां से क्वेश्चन उठ गया। ठीक है, तो ये किसने लिखा, क्षेमेंद्र द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, ये भी क्या बताता है, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता है ना। देखो, अब ये जो लौकिक साहित्य, इसमें ये सब अलग अलग समय के बारे में जानकारी हमको देते हैं, है ना। इसीलिए जिसका महत्वपूर्ण है वो मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है महाभाष्य, बहुत महत्वपूर्ण। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, पतंजलि महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, महाभाष्य। एक और महत्वपूर्ण, मालविका अग्निमित्रम। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास द्वारा लिखा गया। और ये जो जानकारी हमें प्रदान करता है वो है शुंग काल की जानकारी, है ना। मालविका और अग्निमित्रम, है ना, इन दोनों की जो प्रेम गाथा है ना, उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। उसके अलावा, है ना, इसमें बहुत सारी घटनाओं के बारे में भी चर्चा की गई है शुंग काल की, है ना। उसके बाद जाते हैं हम किसमें, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में क्या हो जाता है, ये लिखी किसने, शूद्रक ने, है ना। शूद्रक ने इसे लिखी और उस समय के समाज पर प्रकाश डालता है ना। ये उस समय के समाज पर प्रकाश डालता है कि उस समय का समाज कैसा था,
वहाँ पर प्रत्यसत्तात्मक था कि मात्र सत्तात्मक था, उसमें कैसी कैसी स्थितियाँ थी, है ना, सामाजिक जीवन कैसा लोग जीते थे, उसके बारे में ही पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा कल्हण कल्हण ने अपना ग्रंथ लिखा, कौन सा? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी राज तरंगिणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अ, क्रमबद्ध क्रमबद्ध इतिहास के बारे में बताता है। इतिहास की क्रमबद्धता के बारे में यदि आपको जानना है तो आप किसको? कल्हण की राज तरंगिणी को देखते हैं। इसमें इतिहास का क्रम दिया हुआ है, तो उस आधार पर हम सभी को मिलाकर क्या कर देते हैं? इतिहास का क्रमागत अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। लगभग इसकी जो रचना की गई थी, इसकी रचना जो की गई 1149 से लेकर 50 ईस्वी तक इसकी रचना की गई। और ये किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में है ना। और ये कहाँ के बारे में जानकारी देता है? तो ये जो है, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी देता है वो यही है ना। फिर उसके बाद आ जाती है रसमाला। रसमाला किसने लिखी? रसमाला लिखी सोमेश्वर ने रसमाला का प्रबंधन करा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राजशेखर का प्रबंध कोश किसका दिखाता? ये है राजशेखर ने प्रबंध कोश का निर्माण करा। ठीक है, अब प्रबंध कोश जो है ना, ये जो है गुजरात, है ना, गुजरात क्षेत्र के बारे में बताता है। और गुजरात क्षेत्र में भी चालुक्य वंश के बारे में, चालुक्य वंश के शब्द के बारे में ये बहुत अच्छे से जानकारी देता है। ठीक है, और यहाँ पर इतिहास और संस्कृति, उसका समाज, उन सब के बारे में जानकारी बताता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे कुछ और ग्रंथ आ जाते हैं जिनको बोलते हैं गार्गी संहिता, इनको बोला जाता है गार्गी संहिता। अब देखिए, गार्गी संहिता हमारी महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण भी मैं आपको आगे बताते चलूंगा। ठीक है, यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है यहाँ से, मतलब विदेशी आक्रमण यहाँ से हमारे जानकारी जो मिलती है ना, यहाँ से यवन आक्रमण, है ना, जानकारी यवन आक्रमण की यदि जानकारी मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? गार्गी संहिता से हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा, है ना, यहाँ पर आ जाता है बुद्ध चरित्र आपको पता ही है, अश्वघोष, है ना, अभी मैंने आपको बताया था बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा। ठीक है, फिर बाण भट्ट का आ जाता है कौन सा? हर्ष चरित्र किसने? बाण भट्ट ने यहाँ पर आपका क्या लिखा? हर्ष चरित्र के बारे में बताया। उसके अलावा भी और भी कृतियां यहाँ पर दी गई। विक्रमांक देव चरित्र विक्रमांक देव चरित्र, है ना, ये किसने लिखी? ये विल्हण, है ना, एक कल्हण है और एक विल्हण है, उन्होंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, फिर उसके अलावा आ जाता है रामचरित, सिर्फ रामचरित है ना, ये ध्यान रखिएगा, रामचरित मानस नहीं है, रामचरित लिखी। ठीक है, सांध्याकर नंदी ने ये लिखी। ठीक है, तो इसमें से मैं बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूँ। मुद्रा राक्षस आपको एकदम महत्वपूर्ण याद होने चाहिए। कथासरित सागर हो गया, फिर उसके बाद महाभाष्य हो गया पतंजलि का, किसने लिखा? मालविका अग्निमित्र कालिदास की है। मृच्छकटिकम बहुत ही महत्वपूर्ण है, शूद्रक द्वारा। कल्हण द्वारा लिखी गई कौन सी? राजतरंगी। रसमाला, ठीक है, प्रश्नकोश हो गया। फिर गार्गी संहिता आपको याद रखनी है। हर्ष चरित्र बहुत बार पूछा हुआ है, बाण भट्ट द्वारा। ठीक है, और बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष द्वारा लिखे बुद्ध चरित्र। ठीक है, उसके अलावा
और भी है जयानक, जयानक द्वारा लिखी हुई है जो हमारी कौन सी है, ये है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, है ना। पृथ्वीराज विजय किसने लिख दी, हमारी जयानक ने लिखी। ठीक है, उसके अलावा दक्षिण भारत के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है ना, दक्षिण भारत के बारे में यदि हमको जानकारी मिलती है तो दक्षिण भारत के बारे में यदि हमको किसी चीज से जानकारी मिलती है तो वो है दक्षिण भारत का संगम साहित्य। संगम साहित्य पूरी तरीके से दक्षिण भारत के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, उसके अलावा एक खतरनाक खतरनाक से ग्रंथ है, क्योंकि साउथ में हम देखते हैं चोल चरित्र है ना। चोल चरित्र आपको पता है कि चोल वंश के बारे में यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नंदिक लंबकम, है ना। तो इससे भी हमको जानकारी मिलती है पल्लव शासन की। ठीक है, फिर उसके अलावा है ना 13वीं शताब्दी आ जाती है, 13वीं शताब्दी में, है ना। अब हमको यहाँ से ग्रंथ मिलने लगते हैं, अरबी ग्रंथ हमको मिलने लगते हैं, और अरबी ग्रंथों से हमें सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। सिंध जो भारत से जुड़ा हुआ था, सिंध इतिहास, है ना। सिंध इतिहास की हमको यहाँ से जानकारी मिलना शुरू हो जाती है ना। जो कि जैसे हम बात करें तो कौन सा आ जाता है सिंध इतिहास का, चचनामा। कौन सा आ गया, चचनामा। और चचनामा से हमें सिंध इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को ये उस समय वर्णन करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से क्षेत्र के बारे में हमने बात कर ली, है ना। अब ये जो हमारा क्षेत्र था जिसमें हमने बात करी कि जो ये धर्मेत्तर जो थे उसके बारे में बात करी। अब यहाँ से जो अगला हिस्सा आ जाता है वो हमारा कौन सा आ जाता है, विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्री, है ना, कौन सा आ जाएगा यहाँ से विदेशी यात्रियों का वर्णन आ जाता है। विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों ने जो वर्णन करा। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों में, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग विदेशी यात्री यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो उस समय सबसे पहले, है ना, हेरोडोटस जो थे, है ना, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को यहाँ पर इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने 5वीं शताब्दी, है ना, 5वीं सदी ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक लिखी, है ना, अपनी पुस्तक लिखी जिसे हिस्टोरिका के नाम से जाना गया। मतलब हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी, हेरोडोटस ने इतिहास की एक पुस्तक लिखी, है ना, जिसे हिस्टोरिका नाम से जाना गया। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भारत और फारस, है ना, भारत और फारस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि भारत का संबंध कहाँ तक था, फारस तक भी था। ठीक है, तो इसलिए हेरोडोटस यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आ जाते हैं। ठीक है, फिर यूनानी राजदूत आते हैं, एक यूनानी राजदूत आते हैं जिनका नाम है मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज ने जो बुक लिखी उसको बोलते हैं इंडिका। कौन सी लिखी, इंडिका, है ना। मैगस्थनीज ने क्या लिखी, इंडिका। और ये किस समय के बारे में बताती है, मौर्य युग के बारे में बताती है। मतलब हम देख सकते हैं कि भारत का इतिहास जो हमें मिला वो क्या था, कहीं ना कहीं गलत नहीं था, कहीं भी गलत नहीं था जो हमें ग्रंथ मिले। क्योंकि हम किसी चीज को साक्ष्य मानते हैं तो ये देखा जाता है कि दूसरे जगह पर भी वैसी ही सब चीजें मिल रही है जो हमने हमारे यहाँ पर देखी, तो वो सभी चीजें हमको यहाँ पर मिल जाती है। तो मौर्य युग के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है मैगस्थनीज के इंडिका से। फिर उसके बाद आ जाते हैं डाइमैकस। ठीक है, डाइमैकस ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा, है ना,
ये कहा, ये भी यूनानी था, डायमेकस जो था ये भी यूनानी था, और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था और ये एक राजदूत के रूप में था। ठीक है, अब इसने भी जो अपना वृत्तांत लिखा, बिंदुसार ने जो अपना वृत्तांत लिखा, कोई विशेष नाम नहीं है तो इससे भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिक है ना, ये सभी जानकारी हमको इससे मिल जाती है। ये सब यात्रा वृत्तांत अपना लिखा करते हैं, डायरी डायरी राइटिंग। ठीक है, मैं भी हो सकता है कि आप भी अपनी डायरी राइटिंग करें, उस समय क्या हुआ, कि आप किस युग में जन्म लिए, तो आपने एक, यदि आप बहुत थोड़ा सा लेट आपका जन्म हुआ, आप बहुत पुराने नहीं है मेरे जैसे, ठीक है, तो जैसे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय देखा, फिर उसके बाद मैंने आगे का समय देखा जिसमें हमने मनमोहन सिंह की सरकार देखी, मनमोहन सिंह का युग देखा, फिर अभी हम मोदी युग में जी रहे हैं। उस हिसाब से आप भी ऐसा लिख सकते हैं, तो आपकी बुक कभी हो सकता है खुदा न खास्ता किसी को मिले, तो आप भी क्या हो जाएं, एक फेमस राइटर, इनके नाम से ही जाने जाए, डायमेकस, तो रामचंद्र, राजू, पप्पू, छोटू, गुड्डू, ऐसे आपके नाम जाने जाए, जैसे अंकित भिंजवा नाम जाना जाएगा। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो यदि किसी को मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना, उनको भी ये याद रहेगा कि उन्हें किसी ने इतिहास इस रूप में पढ़ाया था। ठीक है, तो ऐसे यात्रा वृत्तांत, डायरी राइटिंग लिखते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पुरानी चीज़ों को आप लिख रहे हैं ना, इतिहास का आगे का तो नहीं बता रहे, भविष्य नहीं बता रहे। ठीक है, उसके अलावा एक डायोनियस, डायोनियस ये भी एक यूनानी था, है ना, ये भी मौर्य दरबार में ही आया था, मौर्य दरबार में भी आया था, और इसने एकदम समान रूप से वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी के बारे में बताया। ठीक है, और इसने इसने अपनी यात्रा में, है ना, अशोक के बारे में, अशोक के शासन के बारे में उल्लेख किया। इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें अशोक के बारे में इन्होंने बताया है ना, तो पूर्ण रूप से मतलब ऐसा नहीं था कि अशोक के काल में ही आया था, है ना, ये आया था भारत में। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसके अंदर अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं एक और टॉलमी, टॉलमी, है ना, टॉलमी भी एक उस समय के एक प्रख्यात लेखक हुए। उन्होंने जो अपनी बुक लिखी उसका नाम था जियोग्राफी, जियोग्राफी, है ना। अब जियोग्राफी में तो आपको पता ही है कि उस समय की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, है ना, वातावरण कैसा था, वर्षा कैसी थी, सूखा पड़ता था, बहुत अच्छी बारिश होती थी या नहीं होती थी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का वर्णन करा, उसी के साथ में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक वृत्तांत भी लिखा, राजनीतिक, सामाजिक वृत्तांत के बारे में भी उस समय के बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बुक आ जाती है यहाँ पर, है ना, राइटर तो किसी को भी नहीं पता है आज तक, नाम है पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी आज तक पता नहीं है ना। 80 ईस्वी से लेकर 115 ईस्वी के मध्य का इतिहास बताती है, का इतिहास बताती है। देखिए, इसलिए कॉपी पर नाम लिखना बहुत जरूरी है ना। हो सकता था ये व्यक्ति भी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये व्यक्ति भी बहुत फेमस हो जाता, इसे भी इतिहास के पन्नों में बहुत अच्छे से जाना जाता, इसलिए कॉपी पर नाम लिखे, है ना। अब इसने क्या बताया, बंदरगाह, बंदरगाह और व्यापार, बंदरगाह और व्यापार का बहुत अच्छा उल्लेख करा है इसने, इसीलिए इसे भी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जिसे विदेशी लोगों का भारत में आना, फिर व्यापार करना, इन सब के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाती है प्लीनी की, है ना, यहाँ पर एक और बुक लिखी गई प्लीनी, है ना। प्लीनी ने यहाँ पर एक अलग तरीके से लिखी, जिसको बोला नेचुरल, नेचुरल हिस्टोरिका,
प्लिनी की जो बुक थी वो थी नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, पौधे, जीव जंतु, पेड़, ठीक है, पेड़ पौधे, वातावरण, है ना, ये सब के बारे में इन्होंने बताया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नेचुरल हिस्टोरिका के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसने लिखी, प्लिनी। प्लिनी की कौन सी थी, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, ये जो थी किस भाषा में थी, लैटिन, है ना, लैटिन, लैटिन भाषा में इसे लिखा गया। और लैटिन भाषा में तो लिखा गया, और ये किसके बारे में बताती, भारत से लेकर इटली तक का संबंध, भारत से इटली तक का संबंध किसमें मिलता है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में आपको मिलता है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका बताती है कि हमारा संबंध इटली मतलब यूरोप से भी हमारा नाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं चीनी यात्री फाहियान। चीनी यात्री, है ना, चीनी यात्री, आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जिस समय ये आए हैं, है ना, 5वीं सदी के प्रारंभ में आए थे ये, 5वीं सदी के प्रारंभ में आगमन हुआ, 5वीं सदी के प्रारंभ में आगमन हुआ। और किसके शासनकाल में आए थे, महत्वपूर्ण है, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और उस समय के, है ना, उस समय की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, है ना, राजनैतिक स्थिति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वृत्तांत दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने ही बोला था कि मालवा की जलवायु विश्व की सबसे अच्छी जलवायु में से एक है ना, सबसे अच्छी जलवायु ही है, एक नहीं है, सबसे अच्छी ही जलवायु है। किसने बोला, फाहियान ने ही बोला था मालवा के बारे में, जो हमारा मालवा प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, उसके बारे में फाहियान ने ही ये वृत्तांत दिया था कि सबसे अच्छी जलवायु उनको कहाँ की लगी, यहाँ की लगी। दूसरे यात्री जो थे वही क्या थे, वेनसा, वेनसा, ठीक है, ह के अंदर व जुड़ा हुआ है, ह्वेनसांग, या फिर इनको युआन युआन च्वांग, युआन च्वांग, युआन च्वांग नाम से भी जानते हैं। ये हर्ष के शासनकाल में आए थे। ये किसके शासनकाल में आए, हर्ष के शासनकाल में आए थे, 7वीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ। 5वीं शताब्दी में पहले ये आए थे और 7वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ, हर्ष के काल में हुआ। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन करा, बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करी, संस्कृत भाषा के बारे में बताया, और बहुत सारी 16 वर्ष तक ये भारत में घूमे, 16 वर्ष तक ये निरंतर भारत में भ्रमण करते रहे, है ना। अब इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, है ना, तो इनकी बुक का नाम है कौन सी, सी यू की, इसकी बुक का नाम क्या है, सी यू की। और यहां पर क्या था, फू क्यू की, सी यू की और फू क्यू की, ऐसे याद रखना है। यहां पर फ है तो मतलब ये फाहियान की है ना, और बाकी तो आपको सी यू की पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो वेनसांग और फाहियान दोनों ने, एक ने फू क्यू की लिखा और एक ने सी यू की अपनी पुस्तक लिखी, और इन्हीं में बताया था सामाजिक, राजनीतिक और उस समय की सभी जानकारी के बारे में। ठीक है, एक और चीनी यात्री आए थे, नाम था इत्सिंग, इत्सिंग, ये भी हमारे क्या है, पुराने चीनी यात्री है। ठीक है, और ये 7वीं शताब्दी के 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आए थे, 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आए थे। और इन्होंने ही विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में इन्होंने भी अध्ययन कार्य करा, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने भी अध्ययन कार्य करा, वहां पर सभी जानकारियों को जुटाया। ठीक है, तो और एक और यात्री के बारे में बता देता हूं कि हर्ष के पूर्व अभियान के बारे में एक और ने बताया था, चीनी यात्री आ जाते हैं, मातवा नलिन,
महात्वा नलिन, है ना। ये भी हर्ष के यात्रा और युद्ध के बारे में इन्होंने बताया। हर्ष के समय पे ये महात्मा नलिन भी आए थे और इन्होंने ही इसके बारे में बताया गया। ह्वेन सांग को एक और बात बोलते हैं, ह्वेन सांग जो है ना, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है। ह्वेन सांग जो है, ह्वेन सांग को एक और नाम से जाना जाता है। इसे जो बोला जाता है, एक और नाम इनका है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ह्वेन सांग को बोला जाता है क्या, है ना, याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ, यहां पर लिख दिया था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है किसको, हमारे ह्वेन सांग को जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ तक दी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और बात बता देता हूँ। अरबी यात्री यहाँ पर आए थे, अरबी यात्री। अब अरबी यात्री जो है, इनका जो अरबी यात्री जो आए थे, इनका नाम है अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी ने अपने ही जितना भी यात्रा वृत्तांत थे उसको पूरा लिखा, है ना। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ में आए, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के सामने भारत आए, ठीक है। और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में पूरे भारत के बारे में बताया। और इन्होंने जो बुक लिखी उसको बोलते हैं तहकीक ए हिंद। क्या बोलते हैं, तहकीक ए हिंद। इसी को एक और नाम से जाना जाता है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये जो बताते हैं अल बरूनी, राजपूत काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। राजपूत काल के बारे में इसकी जानकारी, धर्म कैसा था, समाज कैसा था, उनके बारे में पूरा उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक और यात्री आते हैं, नाम है सुलेमान। सुलेमान ये भी अरबी यात्री थे, है ना। अरबी यात्री जो थे सुलेमान, इन्होंने भी पाल और प्रतिहार वंश के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी बताई, धार्मिक सामाजिक, ठीक है। उसके बाद एक और आए अल मसूदी। अल मसूदी जो आए, वो जो थे राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी बताई। राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के बारे में हमको पूरा यात्रा वृत्तांत उन्होंने हमको सुनाया, ठीक है। तो यहां तक जो हमारा हिस्सा था, ये पूरा किसके बारे में बता दिया मैंने आपको, ये हो गया हमारा जो धर्मेत्तर थे, धर्मेत्तर साहित्य जो हमको बताते हैं, है ना, उसके बारे में। अब फटाफट यहाँ पर देख लीजिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन जो है पिछली क्लास से यहाँ पर 3 मार्कर बन रहे हैं, जिनको आपको लिखना है ना। ये तीसरा लेक्चर है, तो दूसरे लेक्चर के क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको फटाफट से बताते जा रहा हूँ, वो लिखते जाइए और उनको लिखिए, 3 मार्कर बनाइए। देखिए आपके सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको निकाल के दे दिए। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, उद्गाता किसे कहते हैं, मुंडकोपनिषद, यजुर्वेद के भाग, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, वेदांग कितने होते हैं, अष्टाध्यायी, जय संहिता, पुराण क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, ह्रोत क्या होते हैं, है ना, ह्रोत क्या है, कौन होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। ये 3 मार्कर है आपके, ये पूरे कितने 3 मार्कर। राइट साइड में जो लिखे हैं वो आपके क्या है 5 मार्कर, है ना। ये है आपके 3 मार्कर, 3 मार्कर हो गए, है ना। और ये हो गए आपके 5 मार्कर। 5 मार्कर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। यजुर्वेद पर टिप्पणी लिखिए, उसके अलावा आरण्यक और उपनिषद को समझाइए, ये क्या होते हैं, वेदांग और पुराणों पर वेदांग और पुराणों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन। इससे मतलब ये मान के चलो मैं आप लोगों को लगभग 400 से 500 से भी ऊपर, 400 से लेकर 500 के आसपास सिर्फ किसके, हमारे प्राचीन भारत के हम क्या कर देंगे 3 मार्कर करवा दूंगा यहाँ पर ही, है ना। 400-500 तक की मैं गारंटी लेता हूँ कि
400-500 में आपको यहाँ तक आपको प्राचीन इतिहास खत्म होगा, मौर्य वौर्य और इस तक मैं 400-500 बता दूंगा। इसी में मैंने निकाल दिया 13। ठीक है, उसके अलावा भी और भी छोटे छोटे बन सकते हैं ना, जैसे मैंने ह्रोत पूछ लिया, उद्गाता पूछ लिया, ठीक है ना, तो वैसे ही और भी हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बने रहिए मैथ माइंड्स के साथ में। इसी तरह मैं आपको बताता रहूंगा। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर की हम तैयारी करेंगे सभी की। अभी तक तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 मार्कर से संबंधित और 5 मार्कर से संबंधित ही आ रहे हैं, है ना। जैसे जैसे और आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको और बताते जाएंगे। सिंपल सा है ना, देखते चलिए और सब कुछ नोट्स बनाइए। महत्वपूर्ण है नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मैथ माइंड्स के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।